व्हाट इज एन आईपीओ। आज हम समझेंगे आईपीओ के बारे में और ये जानेंगे कि हम आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टर कैसे पैसा कमा सकते हैं। और ये भी सीखेंगे हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारा पैसा डूबे, जो कि चिंटू भाई ने की थी। क्यों चिंटू भाई, तुम समझे? नहीं 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 नहीं, तू नहीं समझा। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये कंपनी अपनी आईपीओ लॉन्च क्यों करती है या फिर वो स्टॉक मार्केट में क्यों आती है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियो देखें, क्योंकि ये दोनों वीडियो एक दूसरे लिंक्ड है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आपको दूसरी वीडियो शायद ही समझ में आए। और ये भी जानेंगे कि इसकी आईपीओ लॉन्च होने से लेकर इसके लिस्टिंग डे के बीच में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और हम क्या चीज़ कर सकते हैं कि जब भी हम अपना पैसा किसी भी आईपीओ में डालें तो हमारा रिस्क कम से कम हो या लॉस हमारा कम से कम हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आईपीओ की फुल फॉर्म, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसकी है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब किसी कंपनी को अपनी आईपीओ लॉन्च करनी होती है तो ऐसा नहीं होता है कि उसे एक मालिक को कल रात सपना आया और सुबह उठ के वो चल दिया आईपीओ लॉन्च करने। बहुत सारे काम करने होते हैं किसी भी आईपीओ लॉन्च करने से पहले, और बहुत सारे इंटरमीडिएट भी आते हैं जो उसकी मदद भी करते हैं। और ये सारे कंपनी के काम सेबी की दी गई गाइडलाइंस के अंडर ही किए जाते हैं। यानी सेबी ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रखी हैं आईपीओ लॉन्च करने के लिए, कंपनी को वो सारी फॉलो करनी होती है। भाई ये सेबी कौन है? सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी है हमारे स्कूल की प्रिंसिपल या करता धरता। किसी भी कंपनी को अपनी आईपीओ लॉन्च करने से पहले या फिर किसी भी आदमी को ब्रोकर बनने से पहले सेबी की परमिशन लेनी होती है। सेबी की परमिशन के बिना मार्केट में कुछ नहीं हो सकता। अगर सेबी को लगता है कि कोई भी कंपनी या इन्वेस्टर स्कैम कर रहा है तो उसे बारूटा फेंकती है। अब ये जानते हैं कि एक कंपनी को क्या क्या करना होता है। पहला है अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर। अब मर्चेंट बैंकर को बुक रनिंग लीड मैनेजर या फिर लीड मैनेजर भी कहते हैं। मर्चेंट बैंकर कोई भी बैंक या इन्वेस्टर हो सकता है। दूसरा, अप्लाई टू सेबी फॉर आईपीओ, यानी कंपनी को आईपीओ लॉन्च करने के लिए सेबी से परमिशन मांगनी होती है और सेबी को कंपनी की पूरी डिटेल देनी होती है कि कंपनी क्यों पब्लिक होना चाहती है और सारी फाइनेंशियल हेल्थ भी। तीसरा आता है गेटिंग अ नोट फ्रॉम सेबी, यानी सेबी उसको अपनी आईपीओ लॉन्च करने के लिए परमिशन देती है या फिर नहीं। इससे अगला काम आता है प्रिपेयर अ डीआरएचपी। डीआरएचपी ही इस वीडियो का मेन टॉपिक है और ये ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। एक पर्सन को उसकी डीआरएचपी रिपोर्ट ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर सेबी किसी कंपनी को अपनी आईपीओ लॉन्च करने के लिए हाँ कर देता है तो उसके बाद उसको डीआरएचपी प्रिपेयर करनी होती है और इसमें इसकी हेल्प मर्चेंट बैंकर करता है। वाकई में डीआरएचपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाने के लिए। चलिए अब आगे ये समझते हैं कि मर्चेंट बैंकर कौन होता है और ये कंपनी की कैसे हेल्प करता है उसकी आईपीओ लॉन्च करने के लिए। कभी कभी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मर्चेंट बैंकर की हिस्ट्री भी मायने रखती है किसी कंपनी के लिए, उसकी आईपीओ लॉन्चिंग के लिए। मर्चेंट बैंकर का सबसे पहला काम होता है इंश्योर कंपनी फॉलो ऑल रूल्स, यानी कंपनी ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए हैं जो भी सेबी ने निर्धारित किए हुए हैं। कहीं कंपनी ने कोई फ्रॉड या स्कैम तो नहीं किया है, फिर झूठ तो नहीं बोल ली है। दूसरा है प्रिपेयर डीआरएचपी विद कंपनी, यानी कंपनी की हेल्प करना उसकी डीआरएचपी रिपोर्ट बनाने में। इससे अगला था टू फिक्स प्राइस बैंड, यानी कंपनी की हेल्प करना उसकी प्राइस बैंड तय करने में, यानी किस प्राइस में आईपीओ लॉन्च होगी। इससे अगला था प्रमोशन, यानी कंपनी का प्रमोशन करना, उसकी मार्केटिंग, रोड शो, एडवर्टाइजमेंट करना कि कंपनी की आईपीओ लॉन्च हो रही है और उसको और सारी चीज़ें मदद करना। अब मैं आशा करता हूँ कि जितनी भी मैंने ये चीज़ें बताई आपको सब समझ में आ रही होगी। आ रही है नहीं? कहीं आपके दिमाग के ऊपर से जा रही हो, क्योंकि ये बात चिंटू भाई को भी समझ में आ रही है तो आपको भी आ रही होगी। अब बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इस वीडियो के, डीआरएचपी। ये हिलता हुआ सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी से ही हमें पता लगता है कि हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें या फिर कितना करें, कि कितना रिस्क लिया जा सकता है। डीआरएचपी की फॉर्म होती है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। घबराओ मत, मेरे साथ बोलो एक बार, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या होता है डीआरएचपी में। तो सबसे पहली चीज़ आती है डीआरएचपी में, वो है द साइज ऑफ आईपीओ एंड नंबर ऑफ शेयर्स, यानी
आईपीओ का साइज यानी किस प्राइस बैंड पे आईपीओ लॉन्च होगी, या फिर नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर कंपनी द्वारा पब्लिक में इशू किए जा रहे हैं, या फिर कंपनी को कितना पैसा स्टॉक मार्केट से चाहिए। दूसरा है वाई कंपनी टू गो पब्लिक, यानी कंपनी पब्लिक क्यों होना चाहती है, या फिर अपने शेयर्स स्टॉक मार्केट में क्यों लाना चाहती है। ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनी द्वारा डीआरएचपी में होती है। इससे अगला आता है हाउ दे यूज द फंड्स, यानी जो भी पैसा मार्केट्स को उससे मिलेगा वो उसे कहाँ इस्तेमाल करेगी। ऐसा तो नहीं है कि वो जेब में रख के बैठ जाएगी, उसकी कोई फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए उस फंड्स के मुताबिक। कंप्लीट फाइनेंशियल रिपोर्ट, पूरी की पूरी कंप्लीट फाइनेंशियल रिपोर्ट, यानी कब कब उसको प्रॉफिट हुआ है, कब कब उसे लॉस हुआ है, उसे कितनी ग्रोथ है पर ईयर, उसे कितना टैक्स देना पड़ा है, कितना रेवेन्यू है, कितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं, कितना लॉस जनरेट करती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, यानी कंपनी को क्या क्या रिस्क हैं उसके बिजनेस में, यानी किस किस चीज़ से खतरा है, फिर कब कब कंपनी घाटे में आ सकती है। और इससे अगला आता है मैनेजमेंट डिटेल्स, यानी उसके सीईओ, फाउंडर, को फाउंडर, डायरेक्टर या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र कौन कौन है और उनकी डिटेल, उनका बैकग्राउंड कैसा है, कहीं कोई आदमी करप्ट तो नहीं है उनमें से जिससे आगे जाके कंपनी को उसके बिजनेस में लॉस हो। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं डीआरएचपी पे क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि चिंटू भाई को भी ये समझ में आ गया है कि डीआरएचपी क्यों इंपॉर्टेंट है। भाई एक बात बताओ, आप अपना पैसा किसी भी कंपनी में आंख बंद करके लगा दोगे क्या? भैया मार्केट में 2 टमाटर भी लेने जाते हैं ना, तो तब भी देख के लाते हैं। तो आप क्यों सोचते हो कि हम किसी भी कंपनी पे ऐसा क्यों लगाएं पैसा? हमेशा पैसा लगाने से पहले एक रीज़न होना चाहिए, वाई। वाई शुड यू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी? आप क्यों उस कंपनी में पैसा लगाएं अपना? एक जब तक कोई रीज़न ना मिले ना, किसी भी कंपनी में अपना पैसा मत लगाओ। और ये डीआरएचपी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब बारी आती है आज की सलाह की। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं कोई बैकग्राउंड या फिर फोटो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि शायद सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा दिनों तक याद रह जाती, और ये चीज़ शायद याद रहनी चाहिए आपको। अगर आप बिगनर हैं और मार्केट में नए हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो आप आईपीओ से दूर रहें। अबे साले। अब ऐसा क्यों भाई? जब मैं बिगिनर्स को इन्वेस्ट करने से मना कर रहा हूँ किसी भी आईपीओ में, तो मैंने शुरू में ही वीडियो क्यों निकाली है? दूसरी वीडियो है मेरी, इंट्रोडक्शन में से दूसरा नंबर क्यों दिया मैंने? क्योंकि भाई किसी भी कंपनी की स्टार्टिंग उसकी आईपीओ से होती है। तो मुझे स्टार्टिंग में आईपीओ की वीडियो रखनी पड़ी। पर मेरी सलाह यही है कि अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा दूर रहें। उनके लिए सलाह है जिन्हें थोड़े दिन हो गए हैं मार्केट में, या फिर ट्रेडिंग करे हुए कुछ महीने हो चुके हैं, तो उनके लिए सलाह है किसी के भी कहने पे इन्वेस्ट ना करें। खुद जाने खुद परखें, ताकि आप छाती ठोक के कह सको कि हाँ, ये पैसे मैंने अपने दम पे लगाए थे और अपने दम पे कमाए हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट काम पे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर कोई डाउट हो तो ये भी पूछ लें। वीडियो को शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।